चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर महाकुंभ की। जी हाँ, कल माघ पूर्णिमा पर पावन स्नान होना है और इस महास्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं इस कामना के साथ कि पतित पावनी त्रिवेणी में डुबकी लगाएं और क्योंकि मान्यता के मुताबिक आस्था की एक डुबकी उनको पुण्य लाभ दे। वहीं माघी पूर्णिमा पर होने जा रहे महास्नान से पहले ही शासन प्रशासन के सामने प्रयागराज और आसपास बन रहे जाम की महाचुनौती भी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाए रखने, श्रद्धालुओं से नरमी बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं और साथ ही श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वो भी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए सिस्टम का सपोर्ट करें। तो कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि आस्था, आध्यात्म और संस्कृति के इस महापर्व में कल है माघ पूर्णिमा का स्नान, जिसमें अपनी भागीदारी देने के लिए सनातन आस्था संगम नगरी में उमड़ी हुई है और स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए, ऐसे में मेला प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए कई तरह के इंतजाम है ताकि महाकुंभ पहुंच रहे भक्त आसानी और सुलभता के साथ त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा सकें। तो माघी पूर्णिमा को लेकर संगम क्षेत्र में तैयारी कैसी है, इसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रयागराज में अब तक 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। माना जा रहा है कि कल माघी पूर्णिमा पर त्रिवेणी का साक्षात्कार एक बार फिर जन समुद्र से होने वाला है। लेकिन उससे पहले जाम की खबरों ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि अब कमान फिर से सीएम योगी ने संभाल ली है और माघी पूर्णिमा पर स्नान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। माना जा रहा है कि कल 1 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगाने संगम पहुंच सकते हैं। ऐसे में माघी पूर्णिमा का स्नान प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने जा रहा है। कुंभ मेला क्षेत्र में मौनी अमावस्या पर हुई घटना के बाद प्रशासन ज्यादा सतर्क है। इसी वजह से सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को प्रयागराज में एंट्री दी जा रही है। अभी आप देखेंगे कि बहुत सुगम तरीके से यातायात यहाँ पे चल रहा है। जो वाहन आ रहे हैं विभिन्न मार्गों से, जो प्रयागराज जनपद में आ रहे हैं, चाहे वो लखनऊ मार्ग हो, प्रतापगढ़ मार्ग हो, जौनपुर मार्ग हो, और जो दक्षिण की तरफ से, चित्रकूट की तरफ से, रीवा की तरफ से, मिर्ज़ापुर की तरफ से और उधर भदोही से, बनारस की तरफ से, सभी मार्गों पे यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और शहर के अंदर भी जाम की स्थिति नहीं है। जो पार्किंग प्लेसेस है वहाँ पे वाहन डाइवर्ट होकर अंदर जा रहे हैं, जिसमें वाहन के अंदर जाने का जो समय लगता है वो लगता है। हालांकि महाकुंभ में महाजाम के बाद माघ पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए योगी सरकार एक्शन में है, जिसके तहत भीड़ और व्यवस्था संभालने के लिए कई अधिकारी कुंभ रवाना किए गए। एमडी विद्युत आशीष गोयल समेत आधा दर्जन अधिकारी तत्काल कुंभ भेजे गए। इन अधिकारियों के साथ उप जिला अधिकारी सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, मुजफ्फरनगर समेत दूसरे जिलों के अधिकारी भी शामिल हैं। इसके साथ ही 28 और अफसरों को भी महाकुंभ भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माघ पूर्णिमा की व्यवस्थाओं की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक भी की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बेहतर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया जाए। प्रयागराज की सीमा पर बने पार्किंग स्थलों को प्रभावी रूप से संचालित करते रहें। नियम के विरुद्ध एक भी वाहन मेला परिक्षेत्र में प्रवेश न होने दें। शटल बसों के उपयोग के लिए प्रेरित करें। शटल बसों की संख्या बढ़ाएं। वाहनों का मूवमेंट लगातार बना रहे। आवश्यकता के अनुसार बैरिगेटिंग लगाई जाए। रेलवे से संपर्क समन्वय बनाकर ट्रेनों का लगातार संचालन सुनिश्चित कराया जाए। प्रयागराज से संबंध सभी मार्गों पर पुलिस पेट्रोलिंग जारी रखें। श्रद्धालुओं के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार रखें। भ्रामक सूचना या गलत जानकारी देने वालों को चिन्हित करें। अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करें और आमजन को तत्काल सही सूचना उपलब्ध कराएं। तो सरकार, प्रशासन, पुलिस और रेलवे महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। हालांकि आस्था के इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जमावड़े का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा।
यह हाल तब है जब मौनी अमावस्या के स्नान के बाद ज्यादातर अखाड़े कुंभ से प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन अब सभी को कल यानी 12 फरवरी को होने वाले माघ पूर्णिमा स्नान का इंतजार है, क्योंकि वीकेंड में यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में डेरा जमा लिया है और वो माघ पूर्णिमा के बाद ही घर वापस लौटेंगे। ऐसे में यहाँ भीड़ नियंत्रण एक चुनौती बन गया है और सरकार के एक्शन से इसके जल्द समाधान की उम्मीद बढ़ी हुई है। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव, आशीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सबकी कामना है कि वो माघ के अंतिम दिन डुबकी जरूर लगाए, लिहाजा हर कोई किसी भी कीमत पर त्रिवेणी पहुंचना चाहता है। तो क्या है वहां अभी हाल और क्या कुछ बदलाव वहां किए गए हैं, अपने सहयोगी समर्थ से समझते हैं। आइए। प्रयागराज शहर भी आज शाम 5 बजे से कल जब तक स्नान पूर्ण नहीं हो जाता नो व्हीकल जोन रहेगा, जिससे कि बॉर्डर पार से जो लोड आ रहा है, यानी कि अक्रॉस जो जिले हैं वहां से जो ट्रैफिक का लोड आ रहा है वो ना, यानी कि जिले के जो बॉर्डर्स हैं वहीं पार्किंग में कहीं गाड़ियों को रोका जाएगा और श्रद्धालुओं को वहीं से पैदल महाकुंभ क्षेत्र में आना पड़ेगा। हालांकि जैसे एनएसजी की गाड़ियां हो गई, कुछ आकस्मिक सेवाएं हो गई, पुलिस की गाड़ियां हो गई, उनको ही केवल परमिशन रहेगी। उसके ये देखिए सामने का जूम करिए जरा, एक ठेले पर एक परिवार सवार है, एक महिला दिख रही है मुझे यहाँ से, एक लड़का दिख रहा है और एक ठेले को एक आदमी यहाँ पर खींच रहा है। तो ये इस वक्त ग्राउंड रियलिटी महाकुंभ की है कि लोग चल चल कर इतना थक गए हैं कि कोई ठेले पर परिवार को ला रहा है, कोई कुछ स्कूटीज का सहारा ले रहा है, तो कुछ पुलिस वालों से ही लिफ्ट मांगकर निकले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आकलन ये किया जा रहा है, क्योंकि कल स्नान का दिन है, जरूर नो व्हीकल जोन हो गया है, लेकिन फिलहाल की भीड़ देखते हुए लगता है कि भीड़ से फिलहाल महाकुंभ को राहत नहीं मिलने वाली है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। आपको बता दें कि अब महाकुंभ की वजह से जहां प्रयागराज में आस्था उमड़ी हुई है, संगम स्नान करने आ रहे श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसका असर बनारस में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि संगम स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं का हुजूम काशी की तरफ आ रहा है। इस भारी भीड़ की वजह से अब बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ही वाराणसी प्रशासन ने फैसला लिया है कि 14 फरवरी तक के लिए कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। ये क्लासेस ऑनलाइन मोड में चलाई जाएंगे। कुंभ की रौनक के साथ साथ आपको आस्था की तस्वीरें भी दिखाते हैं। तमिलनाडु से तस्वीरें हैं जहां पर हर्षोल्लास के साथ थाईपुसम त्योहार मनाया जा रहा है। मान्यता ये है कि इस उत्सव में भगवान मुरुगन की पूजा का विधान है, जो शिव और पार्वती के छोटे पुत्र कार्तिकेय माने जाते हैं। थाईपुसम के मौके पर राज्य का कुडालोर हो या फिर पलानी और डिंडीगुल, कहीं भी नजर डालिए, आस्थावानों की भीड़ आपको हर तरफ नजर आ जाएगी। तमिल समुदाय के लिए त्योहार कितना मायने रखता है आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। उत्सव उनके लिए किसी मेले से कम नहीं है। अब देखिए, बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी को जब से महाकुंभ के दौरान महामंडलेश्वर बनाया गया तभी से वो विवादों में घिर गई। उन्हें पद से हटाने की मांग की जाने लगी। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने 24 जनवरी को ममता को महामंडलेश्वर की उपाधि सौंपी थी। और अब किन्नर अखाड़े में विवाद के बीच ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद छोड़ दिया है और इस बात की घोषणा उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके की है। देखिए। किसी जमाने में बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी कुछ दिनों पहले अचानक सुर्खियों में आईं, जब उन्हें महाकुंभ में देखा गया। ग्लैमर की दुनिया और मोह माया के बंधन से मुक्त ममता की ये बिल्कुल अलग तस्वीर थी। किसी सन्यासी की तरह भगवा चोला, माथे पर तिलक, ममता कुलकर्णी ने सन्यास दीक्षा ले ली। महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा की तरफ से 6 महामंडलेश्वर बनाए गए, जिसमें ममता कुलकर्णी भी शामिल थीं। ममता कुलकर्णी का नाम बदलकर यमाई माता नंदनगिरी हो गया। लेकिन महामंडलेश्वर बनाए जाने के साथ ही ममता के साथ विवाद भी जुड़ गया। उन्हें महामंडलेश्वर पद से हटाए जाने की मांग की जाने लगी
और अब ममता कुलकर्णी ने खुद इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके महामंडलेश्वर पद से हटने का ऐलान कर दिया है। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। हालांकि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया था। ममता ने पूरी रीति से किन्नर अखाड़े में दीक्षा ली थी। उन्होंने पिंडदान किया, संगम में स्नान किया, फिर उनका पट्टाभिषेक हुआ और वो महामंडलेश्वर बना दी गई। लेकिन ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनते ही कई तरह के सवाल उठने लगे थे। ममता के लिए कहा गया था कि कल तक जो सांसारिक सुखों में लिप्त थे, अचानक एक ही दिन में संत बन गए हैं और महामंडलेश्वर जैसी उपाधि ले रहे हैं। मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। ये महामंडलेश्वर की जो मुझे एक सम्मान मुझे दिया गया था, ये कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक हो गया कि जिसने 25 साल तप किया, बॉलीवुड तो 25 साल मैंने छोड़ा, मैं अपने आप गायब रही, वरना मेकअप से बॉलीवुड से इतना दूर कौन रहता है। ममता दावा करती हैं कि उन्होंने सालों पहले ही आध्यात्म का रास्ता अपना लिया था और भक्ति की राह पर चल पड़ी थी। ममता के मुताबिक वो 25 साल से साध्वी का जीवन जी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2025 में वायुसेना के आधुनिक और ताकतवर फाइटर जेट्स की प्रदर्शनी लगी है। इन फाइटर जेट्स के साथ वायुसेना के हेलीकॉप्टर और दूसरे देशों से आए विमान भी एरो इंडिया का हिस्सा बने हैं। यहां आने वाले दर्शकों को विमानों के साथ आधुनिक हथियारों को भी करीब से देखने का मौका मिल रहा है। के 15वें संस्करण में पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के फाइटर्स से लेकर ट्रांसपोर्ट जहाज तक भारत में आए हुए हैं। और आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं वो है एक स्टैटिक डिस्प्ले जो बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में इस वक्त देखा जा सकता है। एरो इंडिया के दूसरे दिन लगातार लोग इन फाइटर जेट्स को देखने आ रहे हैं, जिसमें भारत के एयरक्राफ्ट तो है ही, साथ ही विदेशों के एयरक्राफ्ट भी यहां पर मौजूद हैं। अगर बात करें तो रूस का Su-57E यहां पहली बार आया है और अमेरिका का F-35 यहां पर है, ब्राजील का क्राफ्ट है, यूके के यहां पर एयरक्राफ्ट्स हैं और अमेरिका के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स भी हैं। तो लगातार इस स्टैटिक डिस्प्ले में अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कैटेगरीज के एयरक्राफ्ट हम यहां पर देख रहे हैं और लोग इन्हें देखने आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि अगले 3 दिनों में लगभग 7 लाख लोग यहाँ पर आएंगे। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन लगातार युद्ध के लिए तैयार भी है। किसी भी तरह की चुनौती के लिए भारत की सशस्त्र सेनाओं को तैयार कर रहा है DRDO। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खास तरह का रेडार सिस्टम दिखाई दे रहा है, जिसे एरो इंडिया में डिस्प्ले किया गया है। और ये रेडार सिस्टम किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, यानी कि ऐसा एयरक्राफ्ट जो किसी नॉर्मल रेडार के जो रेंज है उससे अपने आप को बचा लेता है, उस तरह के एयरक्राफ्ट के लिए ये एक खास तरह का रेडार बनाया जा रहा है DRDO द्वारा। इसको कहते हैं QRF रेडार सिस्टम। स्पेशल गन, ये जो गन दिखाई दे रही है आगे से मुड़ जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा। इसे शूटेज कहते हैं हम, शूटिंग फ्रॉम द एज। तो अगर इसको पकड़े हम, कोई टेररिस्ट हमको अटैक कर रहा है, तो देखिए यहाँ पीछे बैठ के ये आदमी दीवार की उस तरफ क्या देख सकता है और शूट कर सकता है। तो मतलब सामने आने की उसको जरूरत नहीं है। बिल्कुल सामने आएंगे नहीं, अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे। हाँ, तो ये हमारी सर्विसेज इस्तेमाल कर रही है ऑलरेडी। ये ऑलरेडी यूज्ड है सर्विसेज में, बीइंग यूज्ड वेरी एक्सटेंसिवली एक्चुअली। और ये अभी कब तक आपको लगता है इंडक्ट? ये नेक्स्ट ईयर हम ट्रायल्स के लिए दिखाने लग जाएंगे। मेरे ख्याल से 1 साल बाद इंडक्शन शुरू हो जाएगा उसका।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत कुछ जो भारत में बन रहा है, भारत के अनुसंधान के साथ साथ हमारी सेना को सशक्त कर रहा है, जैसे कि एक गन जो छुप जाती है और जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, उनमें ये बेहद कारगर होती है। तो भारत को आत्मनिर्भर बना रही है भारत की अपनी कंपनियां, और ऐसी तमाम कंपनियां एरो इंडिया में अपने उत्पाद लेकर आई हैं, अपने वेपन सिस्टम्स लेकर आई हैं, और लगातार यहां पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया में इन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है। यानी अब भारत सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं कर रहा, मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ शिवानी शर्मा, बेंगलुरु। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई एक्शन समिट शुरू हो गया है। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए हैं और इस दौरान समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी एआई समिट में सह अध्यक्ष हैं। क्योंकि पेरिस की ये समिट खास है, तो चलिए आपको बताते हैं क्यों खास है ये। पेरिस में हो रहे एआई समिट में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। फ्रांस समेत पूरी दुनिया को एआई सेक्टर में भारत की बढ़ती अहमियत का अंदाजा है। खास बात यह है कि फ्रांस कनाडा के साथ भारत इस समिट की अध्यक्षता कर रहा है। इस समिट से एआई की दुनिया में भारत की स्थिति और भी मजबूत होने जा रही है। भारत में एआई रिसर्च, इनोवेशन में और तेजी आने की संभावना है। इस समिट से अमेरिका चीन से मिल रही चुनौतियों से निपटने का रोड मैप निकालेगा। भारत के 10,371 करोड़ रुपए के इंडिया एआई मिशन को सीधा लाभ होगा। भारत 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बना रहा है जिसमें उसे मदद मिलेगी। और पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। India is building its own large language model considering our diversity. We also have a unique public-private partnership model for pooling resources like compute power. It is made available to our startups and researchers at an affordable cost, and India is ready to share its experience and expertise to ensure that AI future is for good and for all. Friend, loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. देखिए, जब भी हम ऑफिस के लिए घरों से निकलते हैं तो हर किसी का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलग अलग होता है ना। मैं कैब से आती हूँ, आप गाड़ी से आती हैं, आप भी ड्राइव करके आती हैं। आप कैसे आती हैं? मैं भी गाड़ी से आती हूँ। आप कैसे आती हैं? कैब से आती हूँ। कैब से आती हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आपको कहा जाए कि आप प्लेन से जाएं, आना जाना करें तो? नहीं, वो हमारा तो प्लेन टेक ऑफ ही हो जाता रनवे का जो डिस्टेंस होगा पास है ना उसके। वैसे अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों एक खबर ऐसी आई भी थी कि अब वो हेली सर्विस शुरू होगी दिल्ली से गुड़गांव तक का जो ट्रैफिक जाम है उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। मतलब वो लोग जो नोएडा से गुड़गांव जाते हैं उनके लिए थोड़ा इजी होगा। और अभी देखिए ऑटो शो भी जो अभी यहाँ पे नोएडा और दिल्ली में भी हुआ था, उसमें भी हमने देखा था फ्लाइंग कार्स की बात कही जा रही है। हालांकि अभी इनिशियली वो कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट से कोई हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस के तौर पर यूज होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है जो ट्रैफिक जोन है वहां पे बहुत मदद मिल जाएगी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो। ये तो बात देखिए, स्टोरी इसी से रिलेटेड है कि मलेशिया की रहने वाली है रेचल कौर, भारतीय मूल की है। रोजाना 600 किलोमीटर फ्लाइट से ट्रैवल कर सुबह ऑफिस जाती हैं, रात को वापस आती हैं। रेचल कौर ने बताया कि ऐसा वो केवल अपने 2 बच्चों के लिए करती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा करने से उनको अपने बच्चों के साथ समय बिताने, उनकी पढ़ाई में भी थोड़ा सा वक्त भी मिल जाता है और मजा भी आता है।
चलिए अब जान लेते हैं मौसम का हाल। कश्मीर घाटी में जहां बर्फबारी से पहाड़ निखर गए हैं, वहीं हिमाचल में भी एक बार फिर 2 दिनों तक मौसम खराब रहने का अलर्ट है। वहीं उत्तर भारत में गजब का मौसम है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जहां गर्मी बढ़ने की आशंका है, तो वहीं 12 फरवरी से तेज हवा चलने के आसार जताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर संभावना यही है कि दिल्ली समेत पूरे यूपी में न कड़ाके की ठंड होगी, न भीषण गर्मी। देखिए रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में एक बार फिर बर्फबारी हुई है, जिससे यहाँ के पहाड़ों में निखार आ गया है। यही वजह है कि टूरिस्ट स्नोफॉल का जमकर लुत्फ उठाते देखे जा रहे हैं। हालांकि लोगों को घाटी में अभी ऐसी और भी जोरदार बर्फबारी का इंतजार है, क्योंकि इस बार ठंड के सीजन में घाटी उस बम्पर बर्फबारी से अछूती रही है जो यहाँ पहले होती रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर 2 दिनों तक मौसम खराब रहने का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हालांकि इसके बाद अगले 3 दिनों तक मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। 14 और 15 फरवरी को लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। साथ ही 17, 18 और 19 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों पर तीसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर के चलते हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की आशंका है। चलिए तो फिर हम कल आएंगे, मुलाकात आपसे करेंगे, साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे और अच्छी अच्छी खबरें भी बताएंगे। बिल्कुल साथ तो हम बैठेंगे ही, अपनी बातें करेंगे, अपनों की भी कई सारी बातें होंगी। तो ये गुड न्यूज टुडे, जहां जीवन की अच्छी और सच्ची तस्वीरों से हम आपको रूबरू करवाते हैं, यही है वो प्लेटफॉर्म। तो ये मानिए, जहां उत्सव और त्योहार की बहार है, वहां पर गुड न्यूज टुडे आपके साथ है। और जहां चाय है वहां भी तो खबरें हैं, और वहां हम आपके साथ हैं, मतलब हम सब लोग। तो कल मिलेंगे शाम 5 बजे और चर्चा चाय पर।